जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को तो हिंदी नहीं पढ़ाया है, लेकिन राहुल पंखा बंद कर देगा। अजय, ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको हिंदी नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। लेकिन जो है ना, मैंने सोचा कि टाइम तो कम है आपका, तो क्या करते हैं सबका मतलब जितना लेसन आपका है गोधूली का, वर्णिका का, सबका जो है ना आंसर क्वेश्चन करा देते हैं। इससे क्या हुआ कि आप सभी जो अपना ऑफलाइन में पढ़े होंगे, तो आप जो है ना इससे जो है ना, चाहे मेरे पास आप ऑफलाइन पढ़े अथवा नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा नोट्स क्वेश्चन यानी कि आप मेरा क्वेश्चन का नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल अपना भाषा में जो है ना मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। तो हाइएस्ट क्लास को शुरू करते। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगेगा तो आप क्लास को मेरा जरूर बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों तक, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, यह आपका पहला जो चैप्टर है, यह आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के निर्माता कौन है, तो आपको हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यह जो है ना, पहला तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन जो है पहला क्या है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है बच्चों? इसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या कि लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। बच्चों, विडंबना का मतलब होता है दुख का बात। लेखक किस चीज को लेकर चिंतित है, किस बात को लेकर समाज में जो है ना काफी जो है ना विडंबना करते हैं, काफी जो है ना मतलब उसको अफसोस हो रहा है कि आखिर समाज में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका कि लेखक भीमराव अंबेडकर इस विडंबना की बात करते हैं कि वर्तमान युग में, अभी जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में भी बच्चों जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि जातिवादी को बढ़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। यही इस चीज को देखकर भीमराव काफी क्या होते हैं, निराश हैं। बोलते हैं कई आधारों पर ये इसका समर्थन भी करते हैं। बोलते हैं कि विडंबना, तो विडंबना का जो स्वरूप है बच्चों, विडंबना का जो स्वरूप है वो क्या है, श्रम विभाजन के नाम पर जो है ना, श्रम के नाम पर जो है ना क्या करते हैं, वह समाज को विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है, बांट देते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि जाति पाति को लेकर ना समाज में काम को बांट देते हैं, समाज में ऊंचा नीचा करार देते हैं, जो कि यह जो है ना संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है ना किसी को बड़ा छोटा ऊंच नीच करके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है ना। तथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है, कर दिया गया है। यानी कि श्रम विभाजन के साथ साथ जो है ना आदमी को एक ही पेशा में उसको बांध देता है। जैसे मान लिया जाए कि हम जिस जाति से हैं, हम उसी जाति में काम करेंगे, मतलब उसी कैटेगरी में काम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कभी जो सॉरी लेखक जो हैं आपका भीमराव अम्बेडकर जो है ना, समाज में हो रहे कुरीतियों को देखकर, मतलब जाति पाति को देखकर काफी जो है ना निराश रहते हैं, काफी दुखी होते हैं, और कहते हैं क्या, इस समाज में ना जाना, ये वर्तमान में भी किस तरह की जो है विडंबना का बात चल रहा है, किस तरह के लोग ना जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चलिए 2 है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी कि जातिवाद के जो पोषक हैं उसके तर्क में क्या, उसके पक्ष में यानी कि लेखक के पक्ष में क्या जो है तर्क देते हैं। आंसर आपका है प्यारे बच्चों कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी काम करने के लिए श्रम विभाजन क्या है, आवश्यक है। यानी कहने मतलब हुआ जाति पाति बांटना काम के लिए आवश्यक है। यानी पहले क्या हुआ करता था कि व्यक्ति को जाति में बांट देता था। आप जो जिस जात से बिलोंग करते हैं, आपका जो काम है जाति का, आप वही काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों 3 है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक है ना, लेखक जो है ना, लेखक की जो प्रमुख आपत्तियां है क्या है। यानी कि जातिवाद के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं, लेखक जो है ना, लेखक का आपत्ति क्या है, क्या अभी जाति पाति के लेकर लेखक जो है ना क्यों निराश है, क्यों मतलब इस तरह से कहते हैं कि समाज में जाति पाति नहीं होना चाहिए। भाई देखिए, भाई जाति पाति क्यों होगा जी, संविधान में तो लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, तो जाति पाति क्यों करे, जाति पाति नहीं करना चाहिए। आंसर है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी
विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति को जाति पाति के नाम पर उसका काम भी बांट देता है। साथ ही यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी किया करती है, करार कर देती है। कहने का मतलब बच्चों कि यह जो है ना आदमी का जो जाति पाति, इसे मान लिया जाए कि हम फलना जाति से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है ना। इसे मान लिया जाए कि हम महलदार जाति से हैं, यानी कि महल समझते हैं जिसको गोढ़ी कहते हैं। तो मान लीजिए हम अपने पर लेते हैं, क्योंकि मतलब आपसे भी किसी को मतलब ले तो आपसे भी शायद दुख हो सकता है कि सर जी हम लोग को जाति पाति करते, लेकिन आपको मेरा मकसद है आपको समझाना। जैसे मान लीजिए कि हम जिस जाति से हैं उसी जाति का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है अरे मेरे पास क्षमता है, मेरे पास कुशलता है, हम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मेरा जाति से क्या मतलब है। लेकिन ऐसा पहले नहीं करते थे, पहले जाति में लोगों को बांट देते थे, ठीक है ना। आप फलना जाति से हैं तो आप फलना काम कीजिएगा, आप चिल्ला जाति के हैं तो वही काम कीजिएगा जो आपका जात में आता है, जो कि यह व्यक्तियों की रुचि पर नहीं है। मान लिया जाए कि हम फलना जाति से किसी जाति से हैं, मान लीजिए कि हम जो है ना मल्हा जाति से हैं, मछली जो मारता है वो जाति से हैं, और मेरे अंदर क्षमता है कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, मेरे पास ज्ञान है। लेकिन हमको कहेगा कि सर जी आप बाथरूम जाकर साफ कीजिए, तो क्या होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेरे रुचि पर निर्भर नहीं करता है। भले जो है ना हम उस जाति में आते हैं, ठीक है ना, तो हमसे कभी ऐसा नहीं होगा। यानी कि व्यक्तियों के अंदर जो गुण है, जो व्यक्तियों में जो कुशलता है, उस पर आदमी को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है ना लोग क्या करते थे, व्यक्ति को जाति पे बांट देते थे। यदि हम मान लें फलना जाति से हैं, भले मेरे पास टैलेंट का भरमार जो है ना बेशुमार है, लेकिन जो है ना हम वो टैलेंट नहीं दिखा सकते हैं। हम जो है अपना टैलेंट अपना काम में ही दिखा सकते हैं, जो मेरा पेशा में आता है, ठीक है ना। वही कहते हैं व्यक्ति को अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ उसको एक जाति में ऊंचा नीचा करार भी कर देता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। विश्व के किसी समाज में ऐसा जाति पाति भेदभाव नहीं होता है, केवल भारत में ही होता है। ऐसा जो है ना लेखक भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। ऐसे आप सभी को अंबेडकर जी के बारे में आप सभी को कथा तो खैर याद ही होगा, अभी उतना लंबा क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा। भीमराव अंबेडकर जी एक बार जो है ना स्कूल में वह तो महार जाति से आते थे, यानी कि डोम जाति से आते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार जो है ना घड़ा से पानी पी लिया था, उसको किसी ने देख लिया कि सर जी भीमा जो है ना पानी पी लिया, तो बेचारा को मार तो लगवे क्या था, और धूप में मुगली बांध चढ़ा दिया था, यानी कि उल्टा के मतलब बांध दिया था उसको। उस दिन उसने प्रतिज्ञा किया था भीमराव अम्बेडकर ने कि एक दिन यह जाति पाति जो छुआछूत है, जो बोलता है ऊंचा जाति है नीचा जाति है, हम खत्म करके दम मारेंगे। और उन्होंने जो है ना प्रण कर लिया, और जो है ना आज जिस संविधान में हम लोग चलते प्यारे बच्चों, वह संविधान उसी बच्चों का लिखा हुआ है, उसी व्यक्ति का लिखा हुआ है जिस बच्चों को जो है ना, जिस बच्चे को टीचरों ने मारे थे, ये खाली पानी पीने की वजह से, कि डोम जाति का है, पानी पी लिया है, छुता गया। तो यह सब क्या है, आदमी का भ्रम है। आदमी जो जन्म लेता है ऊपर वाला सबको एक बना के भेजता है, लेकिन हम लोग समाज में लोगों को जाति पाति में बांट देते हैं। और उसी एक जिस महार जाति के जिस डोम के बच्चे को मारा था, उसी बच्चा ने यानी कि भीमराव अंबेडकर ने इतना गहन अध्ययन किया, इतना मेहनत किया कि उसके संविधान में सभी वर्गवार जाति को चलना पड़ता, सभी लोगों को चलना पड़ता है। तो सबसे बड़ा काम जो है ना इन्होंने क्या था कि जाति पाति को खत्म कर दिया। लेकिन लेखक कहते हैं कि जाति पाति खत्म अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी किसी किसी जगह में, किसी किसी समाज में अभी भी ऊंचा नीचा बोलता है कि बड़का जाति है, छोटका जाति है, छोटका जाति को गुदानता नहीं है, अभी भी चल रहा है। इस बात को लेखक क्या करते हैं, भीमराव अम्बेडकर काफी उदास रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपका प्यारे बच्चों है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, यानी कि जाति स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं कहा जा सकता है। क्या हम जिस जाति में है उस जाति से खुश हैं? बिल्कुल हम खुश हैं, लेकिन उसी जाति में रहकर उसी काम क्यों करें, वही काम क्यों करें जाति में जो आता है। मेरे पास टैलेंट है, हम दूसरा भी काम कर सकते हैं ना जी। मान लीजिए मछली मारते हैं, क्या हुआ कि पानी भादो आया निकल गया, पानी चला गया, मतलब भादो आया पानी आया, कुछ मछली मारे, उसके बाद पानी सीजन खत्म हो गया, चला गया, तो क्या दूसरा काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आपका काम नहीं है आप भूखे मर जाइए, लेकिन आप दूसरा व्यक्ति का दूसरा जाति काम नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका तो यहाँ पे आंसर है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, जो विकास के लिए घातक होता है। व्यक्ति को जाति पाति में बांट देगा तो क्या वो अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं हो सकता है।
भाई व्यक्ति में टैलेंट है, व्यक्ति में योग्यता है, क्षमता है, वो कोई भी काम कर सकता है। जब वो किसी जाति से बिलोंग्स करता है वो कोई भी काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो कि अभी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी भी जाति पाति करते हैं जी, है ना। चलिए आज क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति पाति जो है बच्चों, जाति प्रथा जो है, या जाति पाति चलता, जो जाति प्रथा चलता है, यह हमारे भारत में जो है एक बेरोजगारी सा बन गया है। वो कैसे बन गया है, देखिए जैसे मान लिया जाए आपको, जैसे हम बार बार भी तो कितना बार आपको हम समझा चुके हैं कि मान लिया जाए कि हम मछली मारते हैं और मछली मारने का सीजन खत्म हो गया, तो हम दूसरा काम तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है ना इसमें कहा गया है, नहीं आप जिस जाति में हैं आप उसी जाति में बिलोंग करता है, उसी जाति में रहिए। तो जो कि ऐसा जो है ना व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर नहीं करता है। और ऐसा करने से क्या होगा कि बिल्कुल बेरोजगार हो गया, मतलब बेरोजगारी फैल गया। अरे भाई सब आदमी काम करेगा तभी तो रोजगार बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। यही जाति पाति के वजह से ही हमारा भारत देश पिछड़ा हुआ है, हमारा बिहार राज्य पिछड़ा हुआ राज्य है। यदि जाति पाति नहीं करता, समान भाव से सभी लोग चलते हैं, तो आज जो है ना हमारा देश पिछड़ा नहीं होता, पीछे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वह जाति प्रथा, वो कैसे है। आंसर है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बिल्कुल प्रमुख दिखाई पड़ता है। आज जो हमारा देश पीछे है वह है जाति प्रथा की वजह से। हम लोग बोलते हैं फलनवा जात है उसको वह काम नहीं देंगे, चिलनवा जात है उसको वह काम नहीं देंगे। अरे भाई उसका जात से क्या मतलब है। कहते हैं ना, एगो दोहा याद आ रहा है हमें, कहते हैं क्या, जाति न पूछो साधु की, पूछ न लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पर रह दो म्यान। यानी गुरु का जात नहीं होता है, किसी व्यक्ति का जिसमें ज्ञान होता है उसको जात का कोई मतलब नहीं। मोल तो तलवार का क्या जाता है प्यारे बच्चों, वह उसका जो म्यान होता है ना, खुफिया रखने वाला, तलवार रखने वाला, उसका कोई मोल नहीं है। किसका कीमत है, तलवार का। उसी प्रकार से व्यक्ति का कीमत नहीं है, व्यक्ति में जो उभरता हुआ गुण है, उसमें क्या दक्षता है, क्या क्षमता है, वह कौन से काम कर सकते हैं, व्यक्ति को वह टैलेंट पहचानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह फलना जात से है उसके पास टैलेंट बहुत सारा है, नहीं भाई तुम्हारे पास टैलेंट है तो कोई दिक्कत ना, अपने पास रखो, तुम फलना जात में आता है। यानी कि जाति के कारण से आज हमारा बिहार, हमारा भारत देश पिछड़ा हुआ है, पीछे गिरा हुआ है। तो बोलता है कि प्रत्यक्ष कारण इसलिए बना हुआ है क्योंकि जाति प्रथा में मनुष्य को जन्म से ही उसके जातिगत पेशे में बांध दिया जाता है ना। व्यक्ति को जन्म से ही, अभी बच्चा जो है ना माँ का पेट में ही है, और वह पता नहीं बच्चा जन्म लेने के बाद कितना टैलेंट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए हम जो मान लीजिए हम डोम जाति के हैं, मान लीजिए कि हम डोम हैं और मान लीजिए हम अनपढ़ गंवार हैं, ठीक है। मेरा बेटा पैदा हुआ, वह बहुत प्रकांड विद्वान था, ठीक है ना, बहुत प्रकांड विद्वान, उसमें इतना दक्षता था, इतना क्षमता था, इतना कौशल था कि वो काफी, मैंने यूं कहा कि विद्वान टाइप का था। लेकिन समाज क्या कहता है, नहीं तुम जिस जाति में है तुम कितनों बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, कितनों तुम विद्वान है कोई दिक्कत नहीं, तुम जिस जाति में है तुम उसी जाति का काम करो। तुम्हारा बाप डोम था, बाथरूम साफ करता था, तुम जाके वही साफ करो, ऐसा लोग कहते थे। जो कि ऐसा व्यक्ति के रुचि पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा करने से पता क्या होता है, व्यक्ति को एक ही पेशा मान देता है और व्यक्ति ना काम नहीं करता है, अट्टालू काम करता है। अब भाई पेट को चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। चले भाई मेरे अंदर टैलेंट है, वह टैलेंट क्या होता है व्यक्ति का खत्म हो जाता है, और लास्ट में चलो वही काम करना पड़ता है जो हमारा पैतृक काम है, जो पिता करते हुए आए हैं। बोलते यदि वह अपने जातिगत पेशे में दक्ष नहीं है या उसे अपने जातिगत पेशे में रुचि नहीं रखता है, तो वह व्यक्ति अपना जातिगत काम नहीं कर सकता है ना। यानी कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, आपका जो जातिगत पेशा है आप वही काम कीजिए, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, भले आप में टैलेंट ज्यादा क्यों ना हो। टैलेंट है आपके पास रखिए, जात के अंदर ही काम कीजिए। तथा जाति प्रथा के कारण वह कोई अन्य पेशा भी नहीं चुन सकता है। वो चाह के जो है ना कोई दूसरा पेशा नहीं चुन सकता है, क्योंकि भाई वो जात में बना हुआ है कि फलना जाति से है तो वो फलना जात वाला काम करेगा। इसलिए कहता है अतः बेरोजगारी जो है ना प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण जो है ना हमारे भारत में बना हुआ है। हमारे भारत में जो बेरोजगारी बना प्यारे बच्चों, वह क्या है, हमारे जाति प्रथा है। तो हम जाति से ऊंचा नीचा बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्यारे बच्चों यदि आप हिंदी अच्छा से पढ़े होंगे तो शायद आपको यह क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे यदि आपको हम हिंदी पढ़ाते ना तो आपको फिर समझ में आता कि
हिंदी में कितना रहस्य होता है, कितना मजा आता है हिंदी पढ़ने में, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों टाइम का अभाव है, इसलिए जो है ना खाली आपको हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। देखिए जितना आज गरीबी है, उत्पीड़न है, आदमी को कष्ट है, उससे बड़ा कष्ट क्या है, जाति प्रथा है। भाई अपना शरीर में दुख है तो हम झेल सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी भर का जो हमारे अंदर दुख दे दिया है, यानी कि एक जात में जो बांध दिया है, वह कहीं ना कहीं बच्चों वह गरीबी से, उत्पीड़न से बढ़ के समस्या है। यदि मान लिया जाए कि अभी जाति पाति चलता तो हम एक मतलब इससे आते हैं, क्या बोलते हैं आपको, जो मछली मारता है महलदार जाति से आते हैं, तो हमको भी मछली मारना पड़ता, विशाल गाड़ते हैं, जाल लगाते है ना, मछली पकड़ते खाते। लेकिन जाति पाति अभी खत्म हो चुका है, इसलिए जो है ना हम उस परिवार से बिलोंग्स रहते हुए भी जो है ना करते हुए बिलोंग्स भी हम क्या करते हैं, अपना टीचर वाला काम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में टैलेंट है, हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो यही व्यक्ति में प्रतिभा चुनना चाहिए, न कि उसको जाति में बांधना चाहिए। तो गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या पता है क्या है, जाति प्रथा। व्यक्ति को जाति में बांध देना सबसे बड़ी खराबी है, सबसे बड़ी समस्या है। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या प्यारे बच्चों निर्धारित कार्य को और अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना मानते हैं। यानी जब व्यक्ति को एक ही पैसा में बांध दिया है, व्यक्ति लाचार होकर काम करता है। जैसे मान लीजिए, जब आपको पहले बताए थे ना, मान लीजिए कि हम डोम है, मेरा काम है बाथरूम साफ करना, और मेरे अंदर कौशल है, मेरे अंदर ज्ञान है, हम मैट्रिक, इंटर, पार्ट 1 MBA सब चीज टॉपे किए हैं, और इतना कौशल है कि हम जो है ना किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। लेकिन समाज क्या कहता है, नहीं आप जो है ना एक डोम का बच्चा है, आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपका पिताजी करते आए हैं, यानी आपको पैतृक पेशा में रहना पड़ेगा। यदि आप उस पेशा को छोड़ के बाहर निकलते हैं, आपको समाज में बांध दिया जाएगा। इसलिए जो है ना वह चाह के भी नहीं करेगा, लाचारी में पेट चलाना पड़ेगा ना। इसलिए होता था फर्स्ट क्या हुआ, लड़का निम्न है, क्या करता, जाके वही बाथरूम साफ करता, टॉयलेट साफ करता, क्या करता, सुबह चराता। क्या मन लगता, कभी मन नहीं लगता जी। हाँ फेंकते हैं, एक टीन उठाएंगे फेंकेंगे, उठाएंगे फेंकेंगे, है ना। यानी कि रुचि नहीं करेगा कि सर इतना पढ़ लिए हैं, वह काम करवा रहा है, जाति में बांध दिया है, और व्यक्ति समाज से तो बाहर जा नहीं सकता है। इसलिए बोलता है क्या, व्यक्ति ना व्यवस्था पूर्वक वह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अरुचि पूर्वक किया गया कार्य जो है ना वह सफल नहीं होता है। यदि व्यक्ति को जबरदस्ती काम कराइएगा ना, वह काम सफल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोले ना कि हमको क्या बोलेगा, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमको बोलेगा नहीं आप टॉयलेट साफ कीजिए, अच्छा साफ नहीं करेंगे, हमको मन नहीं लगता है, जैसे तैसे कर देंगे और खराब कर देंगे, समझ रहे ना। चलिए, इनमें ना तो व्यक्ति का दिल लगता है और ना ही व्यक्ति का दिमाग लगता है। अरे भाई जिस काम में जिस काम में को रुचि है वही काम तो हम करेंगे ना। और जबरदस्ती बोलेगा नहीं करो करो, हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फेंकेंगे उठा उठा। बोलेगा नहीं आप किसान का बेटा है, आप मक्के कोड़िएगा, लेकिन मेरे अंदर में टैलेंट है, तो हम क्या करेंगे, कुदाल लेंगे, जाएंगे मकई में मट्टी चढ़ाएंगे, आस्ते आस्ते दिन भर में 2 ठुला में मकई में मट्टी चढ़ाएंगे, गोसास मकइयो काट देंगे। क्यों, मेरा रुचि नहीं है, मेरा मन नहीं है काम करने का, हम उसके लायक नहीं है, लेकिन मेरा हम जाति में आते हैं तो वो काम करना पड़ेगा। वही बोलता है कि व्यवस्था पूर्वक ऐसा काम है, ना ही व्यक्ति को दिल लगता है प्यारे बच्चों, ना ही व्यक्ति का दिमाग लगता है। केवल जो है ना बोलता है फिर सफलता नहीं मिल सकती है। जब भाई व्यक्ति को जब रुचि ही नहीं रहे काम करने में, तो वो सफल कैसे हो सकता है। व्यक्ति को वही काम करवाया जाता है जो उसको रुचि करता है। लेकिन यह तो जाति प्रथा के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, जाति में बांध दिया गया, आपको जाति के अनुसार से काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्यारे बच्चों जाति पाति नहीं है, लेकिन फिर भी कई कई जगह में ऐसा जाति पाति देखने के लिए मिलता है। इसलिए लेखक जो है क्या कहते हैं कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे ऐसे जगह है जो अभी भी व्यक्ति को ऊंचा नीचा देखता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आप सभी को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप सभी जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में खतरनाक नंबर लाएं, तो बिल्कुल आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट बना लीजिएगा, पूरा आपको A to Z जितना गोधूली है, वर्णिका है, पूरा आंसर क्वेश्चन आपको जल्दी 1 महीने के अंदर में पूरा हम करा देंगे, गारंटी के साथ। साथ है आपका लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक भीमराव अंबेडकर जी, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना।
और हमारा भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। बता दो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आपका जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए ये सब कॉमन सब चीज है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए तो बोलते हैं क्या, लेखक कहते हैं लेखक ने रचनात्मक एवं सामाजिक पहलुओं में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। लेखक कहते हैं रचनात्मक जो संसार का रचना हुआ है, जो समाज का जो पहलू है, समाज की समस्याओं में से सबसे बड़ी पहलू समस्या जो है वह जाति प्रथा है। व्यक्तियों को एक जात में बांट देना, अन्य व्यक्तियों को जात में बांट देना, फलना जात है फलना काम करेगा, चिल्ला जात है चिल्ला काम करेगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। आप बताइए, यदि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, मैट्रिक इंटर हर चीज फर्स्ट किए हैं, आप इतना क्षमता है आप 10 गो बच्चा पढ़ा सकते हैं, आप नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आपको बोलेगा नहीं आप फला जाति से हैं, आप जाके घास गड़िए, ई कीजिए वो कीजिए, जो जाति में है वही काम कीजिए, क्या मन लगेगा? मन तो उड़ेगा दे करा से, लेकिन कैसे दीजिएगा? समाज में बने हुए हैं, जाति प्रथा चल रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, व्यक्ति समाज से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए उसको जो है लाचारी में व्यवस्था पूर्वक वह काम करना पड़ जाता है। इसलिए समाज का जो हानिकारक सबसे पहला जो पहलू है प्यारे बच्चों वह क्या है? हानिकारक जो है वह क्या हमारा प्रथा है। कौन प्रथा? तो जाति प्रथा। समाज का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है बच्चों? जाति प्रथा है, क्योंकि जाति प्रथा में प्रायः स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि का अभाव रहता है। यदि व्यक्ति को जाति में बांध देगा तो क्या आपस में मिलकर काम कर पाएगा? मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, मान लिया जाए कि बच्चों प्यारे बच्चों कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, चलिए घर मान लीजिए चलो कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, कोई फैक्ट्री है और वहां पर जो ना विभिन्न तरह के जाति के लोग काम करते हैं, तो वहां पे भाईचारा नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? बताइए, फलना जाते हैं दो माँ के काम करने लिए, हम इस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बोलता नहीं उधर से फलना जाता गया है, बोलता वो सर जी यही दो माँ के काम करने के लिए, सबको काम छोड़ के भाग जाएगा। वहां पे भाईचारा जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जाति पाति में नहीं व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, नहीं जाति पाति, नहीं तो वह भ्रातृत्व मतलब भाईचारा के भाव में रह सकता है। यदि जाति पाति खत्म हो जाए तो व्यक्ति क्या करेंगे? भ्रातृत्व मतलब भाईचारा के भाव में रहेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जरूरी पड़ने पर एक ही मेला में हर वर्ग के लोग नाच देखने के लिए आते, मेला देखने के लिए आते हैं। कहाँ कोई बोलते हैं जाति पाति सड़ जाएंगे, छुता जाएंगे, ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इतना अच्छा काम कर दिया है, इतना अच्छा काम कर दिया है हमारे भारत में कि जाति पाति को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी यही बात है, ठीक है। जो बोलता है जो ना तो रचनात्मक पहलू से उचित है और ना ही सामाजिक पहलू से भी, नहीं यह समाज की दृष्टि से अच्छा है, नहीं रचनात्मक पहलू से अच्छा है। अरे भाई, जिसमें जितना क्षमता है ना वो अपना काम करेगा, आगे बढ़ेगा, क्यों किसी को जाति में बांधेंगे? आज हमारा जो बोले ना आपको भारत जो पिछड़ा हुआ है ना, जो पीछे जो है, ये जाति पाति कारण से है। अंग्रेजों ने तो हमको बहुत मात्र 2 ही साल शोषण किया था भारत का, लेकिन हम लोग खुद अपने दूसरे में लड़ के मर गए थे जाति पाति कह के। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा काम है प्यारे बच्चों समझाना है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, ठीक है ना। इसलिए हर चीज हम अपने पे लेते हैं, अपने को डोम बोलते हैं, चमार बोलते हैं, अपने को बोलते हैं, क्योंकि जबकि हम है नहीं, तो समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? लेखक कहते हैं यदि आप चाहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, देश हमारा उन्नति करे, तो व्यक्ति को आपस में एक भाईचारा के तौर पे मिलकर चलना चाहिए। जरूरी पड़े पर किसी छोटका जाति को जरूरी पड़ेगा तो बड़का जाके हेल्प करेगा, यदि बड़का को पड़ेगा तो छोटका जाति आके हेल्प करेगा, यानी एक दूसरे में भाईचारा की भावना होना चाहिए, तभी हमारा सच्चे लोकतंत्र का स्थापना हो सकता है। ये तो कभी नहीं हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश उन्नति करे, तो आपस में जाति पाति को छोड़ देंगे और आपस में एक भाईचारा होकर, भाई मतलब मित्रता भाव से, भाई बहन मिलकर जो है इस तरह से मतलब भ्रातृत्व भाव से जो है ना चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आंसर है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने स्वतंत्रता, समानता, प्रेम, भाईचारा इत्यादि को आवश्यक माना है। लेखक कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, यदि आप चाहते हैं कि हमारा भारत देश में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो, देश आगे बढ़े, तो व्यक्ति में स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको आजादी होनी चाहिए कि वह हर जगह जाके हर काम कर सकता है, किसी की जाति में नहीं बनना चाहिए। दूसरा समानता, प्रत्येक जात को, हर एक जात को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद प्रेम, सबको प्रेम की भावना से बोलनी चाहिए, कभी किसी को
मतलब ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए ताकि उसको दुख हो जाए। कभी किसी को नहीं बोले रे डोम, रे चमार, रे गोरी, रे मंडल, कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल भाईचारे की भावना से हम लोग को चलना चाहिए। किसी भावना से? भाईचारे की भावना से। अगर किसी को बोलेगा ना, जैसे हम मान लीजिए हम चमार हैं, वो बोलेगा ए चमार, कहा जाता है, तो पता हम क्या करेंगे, लतियाइए देंगे। अगर वही बोलेगा ए भाई साहब कहा जरूरत था, मेरा हेल्प कर दीजिए ना, तो प्यार से बोलिएगा ना, भाईचारा चलिएगा तो आपको हम हेल्प कर देंगे, क्या जान कराने तैयार हो जाएंगे। कोई अगर मारेगा ना, हम लाठी लगा के आ जाएंगे, भाई क्यों मार रहा है। अगर आप हमको बोलिएगा ए चमार कहाँ जाता है, तो वो भी तो मारवे करेगा, हम भी आपको मारेंगे, ठीक है ना, आपका गंजन हो जाएगा। इसलिए ना अगर हम चाहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, समानता होनी चाहिए और प्रेम की भावना होनी चाहिए प्यारे बच्चों, और भाईचारा होनी चाहिए। देखते हैं ना क्या समझ में नहीं हो पहचानते, बुढ़िया क्या बोलते, कहाँ गए दादी, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। मतलब लेवल में है क्या दोस्त, हंस में चढ़ा है क्या, बोलते हैं तुम कौन जात है, नहीं बोलते हैं। पर मान लिया जाए कि मतलब हमारे सिस्टर के लायक कोई जाता है, क्या बोलते हैं, कहाँ बहन जी, थोड़ा थोड़ा उठा देना बोझ, तो उठा देगा। अगर बोलेगा कौन जात है, बोलेगा गोरी है, चमार है, आपसे बोझ नहीं उठवाएंगे। ऐसा जाति पाति बच्चों नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो तो जाति पाति को त्यागना पड़ेगा। बोलता है इससे आदर्श समाज का निर्माण होता है। जब हम जाति पाति को छोड़ देंगे, सभी को, बड़े छोटे को प्रेम से बोलेंगे, भाईचारे के तौर पे बोलेंगे, अच्छा से बोलेंगे, तभी हमारा क्या होगा, एक समाज जो स्थापना होगा प्यारे बच्चों, एक आदर्श समाज होगा। व्यक्ति को समाज में आदर्श की भावना मिलनी चाहिए, तभी हमारा जो है ना समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। बोलता है इसमें बहुविध हित छुपा हुआ रहता है। भाईचारा में सभी का भलाई छिपा हुआ रहता है। बहुविध का मतलब सभी का भलाई। इसमें अनुभवों का आदान प्रदान होता है, अर्थात दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का रूप होना चाहिए। याद रखिएगा कैसा होना चाहिए, जिससे कि दूध में मिला देंगे पानी को, वो क्या बन जाएगा, दूध बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ऐसा भाईचारा होनी चाहिए दूध पानी के मिश्रण की तरह। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाईचारा में कैसा संबंध होना चाहिए, तो पानी और दूध के मिश्रण के समान होना चाहिए, यानी कोई किसी में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ऐसा रहेगा तभी हम दूसरे का अनुभव का आदान प्रदान कर सकते हैं। मेरा अनुभव है उसको शेयर कर देंगे, उसका अनुभव अपना शेयर ले लेंगे, उससे ले लेंगे, है ना, वो भी करेगा। चले यही वास्तविक रूप है, इसी का दूसरा नाम सच्चा लोकतंत्र है। यानी कि प्यारे बच्चों की वास्तविक रूप यही है कि सच्चे लोकतंत्र का स्थापना यही है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देनी चाहिए, समानता का अधिकार देनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए और भाईचारा का भावना उत्पन्न होना चाहिए। तभी हमारा जो है ना समाज अच्छा होगा, तभी हमारा जो है ना देश जो है ना सच्चा लोकतंत्र का स्थापना कर पाएंगे। नहीं तो जिससे एक दूसरे से जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, जाति पाति करते रहेंगे, तो कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, किसी से ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। आप फलना जाति से चिल्ला जाति से क्यों करेंगे भाई, सबका अपना अपना जात है ना। इसलिए तो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, ठीक है ना। समानता, धर्मनिरपेक्ष, कोई किसी धर्म को नहीं सताएगा, अपना अपना धर्म है, अपना बढ़ाइए भैया, अपना जात है, अपना जानिए, अपना काम कीजिए। कोई किसी को जो है ना नहीं क्या करेगा, दूर दुराएगा, नहीं उसको टॉर्चर करेगा। 9 में है, लेखक ने भारत के जाति प्रथा, ये प्यारे बच्चे यहाँ पे जाति हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जाति, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जाति प्रथा के किस विशेषता का उल्लेख किया है, नहीं लेखक ने भारत में किस जाति प्रथा का उल्लेख किया है। तो आंसर आपका प्यारे बच्चों है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों के स्वाभाविक विभाजन के साथ ही उनमें ऊंच नीच का स्तर भी निर्मित करती है। यानी कि जाति पाति का जो एक और विशेषता बताया है कि लोग जाति पाति के नाम पे जो क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, ऊंचा नीचा बोलते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसको बदनाम करते हैं, फलना जाति से उसको देखकर घिनाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है। क्यों भाई, जाति प्रथा क्या, जाति में हमको बांट जाएगा क्या हम खुश हो जाएंगे, वह स्व विभाजन नहीं है। व्यक्ति अपने से नहीं बांटा है कि हम फलना चाहते हैं, फलना काम करेंगे, व्यक्ति अपने से नहीं बांटा है, उसे समाज में बांटा है। समाज ने उसे बांट दिया है कि आप फलना जाते हैं, फलना काम से कीजिए, फलना काम कीजिए, जो जाते हैं आप वही काम कीजिए, जो आपके जात के अंतर्गत जो काम आता है आप वही काम कीजिएगा और फालतू काम नहीं कीजिएगा। भले वो काम कोई मतलब भले वो काम बर्बाद करना हो जाए, आप नहीं कर सकते हैं। बोलता वही कहता है कि विभाजन आदर्श नहीं है। क्यों नहीं है, बोलते कि जाति प्रथा
स्वाभाविक श्रम विभाजन का आदर्श नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या व्यक्ति ने कहा था कि समाज में हमको बांट दीजिए, समाज में जाति से काम को बांट दीजिए? व्यक्ति नहीं कहा था। समाज में जो आए थे, बड़े बड़े लोग जो आए थे, जो अपना मतलब अहंकार दिखाते हम यह करेंगे वह करेंगे, है ना, बड़को जात सब ना छोटको जात को गुदानते नहीं थे, यानी समाज ने उसको क्या किया, जाति पाति में बांट दिया। भगवान तो सबको एक ही बना के भेजा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को काटे ना रक्त लाल ही निकलेगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा का सबसे खराब सिद्धांत क्या है? दूषित का मतलब हुआ विषाक्त, खराब सिद्धांत। आपको प्यारे बच्चों आंसर है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दूषित सिद्धांत क्या था? सिद्धांत समझते हैं ना, सिद्धांत का मतलब प्रमेय होता है आपका। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो वह अपरिमेय ही होगा, कुछ कर लीजिए उसको, उसके साथ कोनो क्रम कर लीजिए √3 में, वो अपरिमेय ही होगा। उसी प्रकार से जाति प्रथा, यदि मान लिया जाए कि हम डोम जाति हैं और मेरा पत्नी का पेट में बच्चा पल रहा है, वो भी जो है ना डोम ही पैदा होगा, मतलब मेरा ही जाति में आएगा, तो जो काम हम करते हैं वही काम मेरा बेटा भी करेगा। क्या जरूरी है? ये भी तो हो सकता है मेरा बेटा बड़ा होकर बड़का ऑफिसर भी बन सकता है, बड़ा प्रोफेसर भी बन सकता है, लेकिन नहीं, आपका बेटा है, आप फलना जाति में है, आपका बेटा भी फलना जाति में जन्म लिया है, आपका बेटा भी फलना काम करेगा जो काम आप करते हैं। ये कहाँ का नियम? वही ना हुआ, √3 आपका अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम जो ना डोम है, फलना काम करते हैं, मेरा बेटा भी वही जाति में आया, वही है और वही काम करेगा, जो कि यह जो ना व्यक्ति के रुचि पर निर्भर नहीं करता है। अभी बच्चा जन्म ही नहीं लिया है, पहले बोल दिया फलना का बेटा जो होगा ना या बेटी होगा ना, जो भी होगा तो फलने काम करेगा। अरे भाई, पहले बच्चा जन्म लेगा, उसमें क्या टैलेंटेड है, वह क्या कर सकता है ना, उसके गुणों को देखना चाहिए, व्यक्तिगत जात नहीं देखना चाहिए। बोलते हैं सबसे सिद्धांत बड़ा दूसरी सिद्धांत क्या है कि गर्भधारण के समय से ही व्यक्ति का पेशा फिक्स कर दिया है, फलना जाति में है तो फलना जाति वाला ही काम करेगा, फिक्स हो गया, परफेक्ट हो गया, अपरिमेय संज्ञा। इस प्रथा में मनुष्य की निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता है, व्यक्ति का निजी क्षमता विचार नहीं करता है। मेरा बेटा, उसमें क्या टैलेंट है, क्या कर सकता है, उसका निजी क्षमता क्या है, व्यक्ति नहीं देखता है। बस इतना देखता है उसका फादर, यानी कि हम फलना जाति में है, फलना काम करते हैं तो मेरा बेटा भी वही काम करेगा। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है? देखिए तो मेरा माँ बाप अनपढ़ गंवार है, मूर्ख है, हम तो टीचर बन गए, दो शब्द सिखा सकते हैं कि नहीं? सिखाते हैं। तो यह क्या है? यह व्यक्ति का जो है ना, व्यक्ति में क्या क्षमता है, उसका निजी विचार क्या है, उसके बारे में पूछना चाहिए, तभी जो है ना उसका निर्णय लेना चाहिए, व्यक्ति क्या काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। लेकिन समाज ऐसा थोड़ी करता जी। चलिए, आपका क्वेश्चन है 12 में, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, क्यों? अथवा जाति प्रथा के दोष क्या है? यानी कि श्रम विभाजन जो है ना गंभीर दोषों से बहुत खराब दोष है, कौन? जाति प्रथा। क्यों है? आपका आंसर है श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि श्रम विभाजन भले भाई चलो ठीक है, आप हमको फलना जाति में बांध दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन आप जिस जाति में बांध दिए हैं उसमें ऊंचा नीचा करना क्या जरूरी है? उसको रहना जरूरी है क्या? नहीं है। ये सबसे बड़ा क्या दोष है? इस हमारा जो भारत समाज है वह दोषों से युक्त है, भरा हुआ है, जाति प्रथा के दोषों से युक्त है हमारा भारत समाज, बिल्कुल भरा हुआ है। क्या बोले? इस प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, मनुष्य का इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वह समाज में पहले से उसको फिक्स कर दिया, फलना जात से फलना काम करेगा भाई। व्यक्तिगत रुचि और भावना को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है, व्यक्ति में क्या क्षमता है, क्या भावना है, उसका कोई महत्व नहीं है भाई। आपका टैलेंट है, अपना पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास रखिए भाई। आप जात को देखिए, कौन जात में है? सर जी हम जादव हैं। हाँ, तो जाके भैंस चराइए। आप कौन जात है? तो सर जी हम डोम है। हाँ जाइए सुअर चराइए, बाथरूम साफ कीजिए, आपको भी काम है। लेकिन देखता नहीं भाई कि उसके अंदर में क्षमता क्या है। इस प्रथा में व्यक्ति को अपनी जाति के पारंपरिक पेशे से जोड़ने की बाध्यता होती है। इसमें व्यक्ति को मजबूरन लाचारी में जाति में रहकर जो है काम करना पड़ता है, लाचार होके। चलिए, क्वेश्चन 13 है
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। अब मान लीजिए लेखक इतना बोल रहे थे कि जाति पाति नहीं होनी चाहिए, तो आदर्श समाज का स्थापना होना चाहिए। तो भाई आदर्श समाज क्या होगा, हमारा जो समाज होगा आखिर समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि भाईचारा के भाव से चलेंगे। किसी को जात नहीं पूछेंगे, केवल उनसे भ्रातृत्व का भावना पूछेंगे कि भाई आपका बोली स्वभाव कितना अच्छा है, आप जो है ना मतलब अच्छे हैं, आपको उस जात से मतलब नहीं है। बोलता है क्या लेखक, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता का होना चाहिए, समता का होना चाहिए और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। बोलते हैं हमारा जो समाज होगा, भारत समाज जो होगा वह भ्रातृत्व पर आधारित होगा, भाईचारे का मेल होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारा समाज होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति पाति नहीं होगी। क्वेश्चन 14 है, आदर्श समाज के स्वरूप के संबंध में लेखक ने क्या कहा है। लेखक ने क्या कहा है कि हमारा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं, बड़ी प्यार से कहते जी, आदर्श समाज के स्वरूप के संबंध में लेखक ने कहा है कि ऐसे समाज में बहुविध में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। बोलता ऐसा समाज स्थापना हम करेंगे, ऐसी स्थापना होनी चाहिए जिसमें सभी जाति के सभी वर्गों को समान अधिकार, समान भागीदारी होनी चाहिए, सबको हिस्सा लेगा, सब कोई अपना जो है ना काम करेगा, कोई किसी को छोटा नीचा नहीं बोलेगा, ऊंचा नीचा नहीं बोलेगा, तथा उन हितों की रक्षा के प्रति सभी को सजग रहना होगा। यानी कि सभी लोग सभी को समान अधिकार देगा, सभी लोग, कोई संगठन हो, कोई समूह हो, कोई समाज में स्थापना, कोई भी मतलब संगठन हो, कोई सभा बैठा हो, तो सभी जाति को अधिकार होना चाहिए। अभी भी हम लोग के समाज में आपको देखते होंगे, समाज में कोई पंचायती वगैरह बैठता है तो सभी जाति को बोला जाता है, भाई चलिए आप समाज में है, आपका भी अधिकार है, चलिए पंचायती बैठेगा फलना आदमी पर, है ना, या फलना पूजा होने वाला है, रामनवमी पूजा होने वाला है, फिर दुर्गा पूजा होने वाला है ना, या जलसा होने वाला है, तो सभी लोग को बुलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को, कोई जाति पाति नहीं करता। तो वही लेखक कहते हैं कि ऐसा समाज स्थापित होगा समानता, जिसमें कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको हिस्सा लेगा और सबका हित की काम होगा, नहीं सबका भलाई के बारे में पूछेगा, सबके भलाई के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बरकवा जाता है, बरकवा भलाई होगा, छोटा नहीं होगा, सबका भलाई होनी चाहिए। चले प्यारे बच्चों, आपका यहाँ से जो है ना ये जो है आपका यह जो आपका पहला पाठ था श्रम विभाजन और जाति पाठ था, जिसके लेखक थे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान सभा का निर्माता भी कहा जाता है ना। तो इनके बारे में मैंने जितना क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैंने बताया आप लोगों को, जो आपका जो सिलेबस में है वो तो मैंने आपको बताया ही है, साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों मैंने वह भी कराया है, ठीक है, जो संभावित क्वेश्चन आने वाला है मैंने वो भी कराया है, ठीक है ना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आप सभी इसका एक नोटबुक बना लीजिएगा, जो आपको सर अपना ट्यूशन में पढ़ाएंगे ना, उससे आपको बेहतर जो है ना, बेहतर तो नहीं बोलेंगे, उतना मेरे पास तो ज्ञान नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी जो हमको समझ में आया, मेरे को समझ में आया कि इस तरह का वीडियो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो मैं आपसे बस सब बात एक बात यही बोलना चाहूँगा कि आप नोटबुक बना लीजिए, ठीक है ना, इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जय हिंद, वंदे मातरम। तो जाति पाति नहीं करना है, किसी को भेदभाव नहीं करना है, सभी एकदम भ्रातृत्व के आधार पर चलना है ना। तो हमारा समाज कैसा होगा बच्चों, हमारा समाज एक आदर्श समाज होगा, कैसा होगा, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का समाज होना चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।